हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस VVI टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। यह प्रश्न पिछले विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले वर्षों में पूछने की संभावना है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। इससे पहले के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है डायनामो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो हम डायनामो, सबसे पहले डायनामो होता क्या है, तो डायनामो का कार्य क्या है। तो डायनामो जो रहता है टरबाइन के साथ जुड़ा रहता है। क्या रहता है, टरबाइन के साथ जुड़ा रहता है। जब टरबाइन घूमता है तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, धारा को जनरेट करते हैं, चाहे वह एसी धारा हो या फिर डीसी धारा हो। एसी धारा कहने का मतलब वह प्रत्यावर्ती धारा हो या दिष्ट धारा हो। यानी हम कह सकते हैं कि डायनामो के माध्यम से हम लोग दोनों प्रकार की धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायनामो से दोनों प्रकार की धाराओं को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 62, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो दृष्टि क्षेत्र जिस दर्पण का बड़ा होता है उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र बेहद ही विशाल होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि इसके दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण है। क्योंकि जो पीछे से आ रही गाड़ियां जो जितनी दूरी पे रहती है वह उतनी ही दूर, और जो जितना नजदीक होता है इस दर्पण में उतना ही नजदीक दिखता है। इसी कारण से हम लोग इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं और इस दृष्टि और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है इसी परिघटना के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग क्या कहिएगा, उत्तल। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार होता है, लार, तो लार कहाँ से निकलता है। तो लार जो होता है आप लोगों के मुख गुहा में बनता है। कहाँ बनता है, तो मुख गुहा में बनता है। तो लार जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में दो ही प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसमें से एक मुख्य जो है टाइलिन है। यानी हम कह सकते हैं कि लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। तो अवशोषण की बात कर रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वह कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत की लंबाई जो रहता है, छोटी आंत की लंबाई जो रहता है वो 22 मीटर होता है, 22 मीटर होता है। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा छोटी आंत में हो जाएगा। भोजन के मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। 65 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए मनुष्य का मस्तिष्क होता है, मनुष्य के मस्तिष्क को कुल 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसे कि हम लोग अग्र मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क एवं मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क को कुल 3 वर्गों में बांटा जाता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 66, 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्त्रियों में, क्या कह रहा है, स्त्रियों या महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो महिलाएं हो
महिलाएं हो तो महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्स एक्स गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र कहते हैं। तो महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। वो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स एक्स होते हैं, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरो टू का संबंध किससे है? तो यूरो टू जो होता है उसका संबंध वायु प्रदूषण से है, यानी वायु प्रदूषण से है। राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरो टू का संबंध वायु प्रदूषण से है। प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों में जनन अंग कहाँ होते हैं? तो पौधों में जो जनन अंग होते हैं वह फूल में होते हैं। कहाँ होते हैं? फूल में होते हैं, पुष्प में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पौधों में जनन अंग पुष्प में होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होता है जिसे कि हम लोग मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर कहते हैं, वह किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं? यानी उनका प्रजनन कहाँ होता है, वह उत्पन्न कहाँ पे होता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं उनका जो जन्म होता है उन वह गंदे जल में होता है। गंदे जल में होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का जन्म। चलिए, इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो उसके संयोजक से कौन सा और क्या बनता है, उसके संयोजन से कौन सा और क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है वह सिर्फ फ्रॉग में होता है। कहाँ होता है? मेढक में होता है। यानी बाह्य निषेचन की क्रिया मेढक में होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती दाढ़ी के रूप में करते हैं, यानी सलून वगैरह में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, सोलर भट्टी के रूप में किया जाता है, या फिर दंत विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं यानी दांत के डॉक्टर के द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इन सभी एग्जाम्पलों को देखने के बाद कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर या फिर सोलर भट्टी या सोलर कुकर के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं। मुंह धोते हैं, मुंह जब धोते हैं तो हम लोग मुंह धोते हैं तो उसका जो टूथपेस्ट होता है, उसका टूथपेस्ट जो होता है कौन सी प्रकृति का होता है? वह अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण युक्त होता है, कौन सी प्रकृति का होता है? तो दांतों का जो दंत मंजन होता है, दांतों का जो दंत मंजन होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए जिस दंत मंजन का प्रयोग करते हैं वह क्षारीय प्रकृति का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या बताना। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें समूहों की जो संख्या है कुल 18 है। कुल कितनी है? तो कुल 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम सबसे पहले क्या है? तो मैग्नीशियम सबसे पहले एक धातु है। क्या है? धातु है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ? तो क्लोरोफिल में। वृक्क वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कौन उत्सर्जन करता है? उत्सर्जी जो अंग है वह वृक्क है, यानी किडनी है। किडनी को हम लोग उत्सर्जी अंग के नाम से भी जानते हैं, और किडनी का मुख्य कार्य फिल्ट्रेशन करना है। क्या है? फिल्ट्रेशन करना है, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कोई भी समतल दर्पण है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण जो रहता है वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसका जो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वह वर्चुअल हो जाएगा, यानी काल्पनिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न का रहा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो हम आपको बताएं कि मस्तिष्क को कुल 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, जिसे कि हम लोग पार्श्व मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। तो स्थिति का संतुलन या अनुरक्षण करने का कार्य जो करता है वह अनुमस्तिष्क करता है, यानी पार्श्व मस्तिष्क करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 नंबर प्रश्न का रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का जो रंग होता है घरेलू विद्युत परिपथ में वह लाल होता है। किस रंग का होता है? लाल होता है, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड। रेड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ आया होगा। समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो आज 80 प्रश्न कुल टॉप 20 सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो पूरे वीडियो को विजिट कीजिए, क्योंकि प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएंगे। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवा दिए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं कंप्लीट। आपका दिन मंगलमय हो।